नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी AGTA 2024 के लिए ब्रह्मास्त्र सेट पेपर नंबर 8, जिसमें 65 क्वेश्चन आपके कृषि के रहेंगे, आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के व 20 क्वेश्चन यूपीजीके के रहने वाले हैं। पूरा का पूरा पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके लिए ब्रह्मास्त्र जो है सेट पेपर लेकर आए हैं। और सभी लोग जल्दी से आ जाइए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। सभी लोग आ जाइए, सभी लोग जल्दी से। ठीक है, आज से जो है आपका जो है डेली ब्रह्मास्त्र चलेगा। डेली आपका ब्रह्मास्त्र चलेगा। कुछ दिन आपके गैप हो गए, लेकिन अब से डेली आपका ब्रह्मास्त्र जो है चलने वाला है। ठीक है, डेली ब्रह्मास्त्र आपका चलने वाला है। तो बढ़िया से सभी लोग जुड़ जाइए, आ जाइए। ठीक है, और जिसने डिनर कर लिया हो वो भी आ जाइए। ठीक है, कुछ लोगों का ये टाइम सोने का होता है। 8 बजे ब्रह्मास्त्र लेकर आते हैं आपके लिए डेली। आपका सेट पेपर 8 आज आपके लिए लेकर आए हैं, कृषि और कंप्यूटर प्लस यूपीजी के लाइव सेशन। ठीक है, शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले बात करें बच्चों आपके ब्रह्मास्त्र सेट पेपर की। आपकी जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर की लाइव क्लासेस है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। यदि जो बच्चे पहले सेट पेपर लगाना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है लाइव क्लास देखना चाहते हैं, उनके लिए PDF कोर्स है ये। ठीक है, जिसमें 60 सेट पेपर आपको मिलने वाले हैं, 40 टॉपिक्स 22 फुल सेट और 20 फुल लेंथ सेट। मतलब आपका 40 जो रहेंगे ये आपके टॉपिक वाइज, जैसे 65 क्वेश्चन आपको आगे दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। आपका ऐसे सामान्य कृषि था या फसलों का वर्गीकरण था प्लस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो 65 क्वेश्चन आपके फसलों के वर्गीकरण से, और आपके 15 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से, उत्तर प्रदेश की कला व संस्कृति से 20 क्वेश्चन। इस तरह से टॉपिक वाइज रहने वाला है, जिसका प्राइस है मात्र 249 रुपये। ठीक है, यदि इसको बाय करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन व वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। देखिए, आज हमें 8वां सेट पेपर पढ़ना है। सेट डे 8 है। चारा वाली फसलों व मसाले वाली फसलें, फसल उत्पादन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन के बारे में जो है आज जो है टेस्ट आपका जो है रहने वाला है या सेट पेपर रहने वाला है। डे 8, कल आपका डे 9 रहेगा, संपूर्ण फसल उत्पादन से रहेंगे क्वेश्चन। ठीक, आगे है आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो हमारे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और साथों साथ एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके ये सब परचेस कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करें बच्चों, कृषि प्राविधिक सहायक का टेस्ट सीरीज जो है आपकी शुरू हो चुकी है, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, जिसका प्राइस 299। ये भी आप बाय कर सकते हैं। वो सेट पेपर है, ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट मतलब कि नॉर्मली इसमें टाइमिंग रहेगी। ठीक है, आगे बात करें कंप्लीट सिलेबस PDF बंडल नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी ने टॉपिक वाइज नोट्स नहीं बनाए, लेकिन विजन एग्री एकेडमी ने आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग नोट्स करके प्रिपेयर किए हैं। कंप्लीट सिलेबस PDF बंडल पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है, अनुसार है, कृषि कंप्यूटर और यूपीजी के कंप्लीट जो आपको सॉल्यूशन या फिर कहें आपको जो है PDF नोट्स मिलने वाले हैं। प्राइस है 499। खरीदना चाहे तो नीचे आप वेबसाइट या आपको जो है एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है लॉगिन या रजिस्टर करके आप जो है इसको बाय कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रमोशन हो जाता है। इसके बाद जो है आपका शुरू होता है ब्रह्मास्त्र 8, ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 8। आज 8वां ब्रह्मास्त्र चलने वाला है, डे 8 प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है, तो 8वां जो है आपका सेट पेपर, खाली टेस्ट लेना है, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको जो है वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस पर लॉगिन कीजिए और आप जो है जो भी चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, आपकी टेस्ट सीरीज, सेट पेपर PDF के फॉर्म में और PDF नोट, सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो बढ़िया से जहाँ से चाहे वहाँ जो चाहे वो ले सकते हैं। शुरू करते हैं सेट पेपर को।
पहला प्रश्न है आज के सेट पेपर का, कैंट की महत्वपूर्ण किस्म है। किसकी महत्वपूर्ण किस्म भैया? बरसीम की, रिजिका की, लूसन की, सोयाबीन या जई? कैंट किसकी महत्वपूर्ण किस्म है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया कैंट की किस्म की बात करें तो कैंट जो है जई की एक महत्वपूर्ण किस्म है। किसकी किस्म है? जई की एक महत्वपूर्ण किस्म है। ठीक, थोड़ा सा और जूम कर ले रहे हैं ताकि क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े दिखें, है ना। ठीक, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, किस चारा फसल के आरंभिक विकास चरण में एचसीएन की मात्रा अधिकतम होती है? हाइड्रोसायनिक की मात्रा जो है अधिकतम होती है। ऑप्शन ए बाजरा, मोठ दाल, ग्वार या ज्वार? किसमें जो है या फिर कहें शुरुआती या आरंभिक विकास चरण में एचसीएन की मात्रा अधिक होती है? ग्वार में? ग्वार में तो नहीं होती भैया, ज्वार के अंदर होता है आपका एचसीएन हाइड्रोसायनिक एसिड या फिर कहें ध्यूरिन की मात्रा जो है ज्वार में जो है शुरुआती दौर में जो है अधिक पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बरसीम का मूल स्थान क्या है? उत्पत्ति स्थान पूछा गया है। चीन, मिस्र, भारत या नेपाल? बरसीम का उत्पत्ति स्थान बताइए बच्चों, क्या होगा? तो बरसीम के उत्पत्ति स्थान की बात करें बच्चों तो वो क्या है आपका? मिस्र। भारत नहीं है संदीप राज लखीमपुर खीरी, मिस्र है। बरसीम का मूल उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? आपका मिस्र है। क्या है? मिस्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूसा जायंट नेपियर किसकी संकर है? पूसा जायंट नेपियर किसकी किस्म है? नेपियर और ज्वार की, नेपियर और बाजरा की, ज्वार और बाजरा की, बाजरा और ज्वार की? किसका क्रॉस है? पूसा जायंट किसका जो है संकर है या किस जो है एक क्रॉस है? तो भैया नेपियर घास और बाजरा का क्रॉस है। कौन? आपका पूसा जायंट किसका क्रॉस है? नेपियर घास और बाजरा का क्रॉस है। ठीक, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाता है। ए नहीं होगा पिंटू यादव जी, बी होगा। डॉक्टर अमित तिवारी सही लिख रहे हो। ठीक है, यहां पर सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वार की प्रजाति बहुकटनी या मल्टी कट नहीं है? पूसा चरी 2, एमपी चरी 2, एमपी चरी, पूसा चरी 2? बताइए आंसर। यहां पर डबल बार रिपीट हो चुका है, पूसा चरी 2 डबल बार ऑप्शन है। ठीक है, यहां पर जो बहुकट से मतलब है कि जिनको हम बार बार काट लें या फिर कहें जैसे ज्वार है भैया, ज्वार अगर ये आप एक बार काट लो ना दोबारा से उगाती है, तो मल्टी कट मतलब जो बार बार कट जाती है, तो वो आपकी पूसा चरी 2 है। यहां पर डी या एक ऑप्शन यहां पर हटा दे रहे हैं। ठीक है, पूसा चरी 2 यहाँ पर सही आंसर है। पूसा चरी 2 जो है मल्टी कट नहीं है, बाकी सभी जो एमपी चरी 2 है, एमपी चरी जो है मल्टी कट है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका, गुड इवनिंग होरीलाल जी, गुड। ठीक है, तो यहाँ पर डी या ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सेम होने के कारण जो है आपका एक ऑप्शन को अपना जो है मान ले रहे हैं। इसको जो है आपका क्या होगा? पूसा चरी 2 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, मिस काबी व पूसा विशाल किस फसल की प्रजातियां हैं? कपास, जूट, जई या बरसीम? मिस काबी, पूसा विशाल किस फसल की किस्में हैं? तो भैया ये किस्में किसकी हैं? बरसीम की हैं। पूसा आपकी जो मिस काबी या पूसा विशाल किसकी किस्में है बच्चों? बरसीम की। पिंटू यादव सही लिख रहे हैं, बरसीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, सिरसा संख्या 8 किसकी किस्म है? सिरसा संख्या 8 किसकी किस्म है? जल्दी से बता दीजिए। बरसीम की, जई, लूसन या सरसों? सिरसा संख्या 8 किसकी किस्म है? सिरसा संख्या 8
किसकी किस्म है? बता दीजिए जल्दी से। तो भैया जो सिरसा संख्या 8 है वो किसकी किस्म है बच्चों? लूसर्न की किस्म है। किसकी किस्म है बच्चों? लूसर्न की। किसकी किस्म है बच्चों? लूसर्न की किस्म है। अगला क्वेश्चन, बरसीम एक है, बरसीम एक है चारे वाली फसल, दलहनी फसल, शिकारी फसल, उपरोक्त सभी। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? जो आपकी बरसीम है वो क्या है? आपकी चारे वाली फसल है, दलहनी फसल है, एक शिकारी फसल है, या फिर कहें उपरोक्त सभी है? तो भैया हमारी जो बरसीम है एक चारे वाली फसल तो है ही, साथ में साथ ये लेग्यूमिनेसी कुल से बिलोंग करती है, तो एक दलहनी फसल भी है, और साथ में साथ कैसी है? शिकारी फसल भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, यहां पर उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बरसीम फॉडर क्रॉप, हाँ, बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल कौन सी है? बरसीम जई, बरसीम सरसों, बरसीम जौ, या बरसीम गेहूं, या फिर कहें बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फॉडर क्रॉप, या फिर कहें आपकी मिश्रित चारे वाली फसल का जो है कौन सी है? तो भैया बरसीम के साथ सरसों उगा लो, सबसे अच्छा जो है आपका क्या मिश्रण माना जाता है? किसका? बरसीम और सरसों का। किसका बच्चों? बरसीम और सरसों का। बी, देखो सभी ने बी लिख दिया है ना? बढ़िया से इसी तरह आंसर करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वार्षिक तिपतिया घास है जो मुख्यतः सिंचित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और जानवरों के चारे के लिए प्रयुक्त होती है? मिस्र की तिपतिया घास या बरसीम, अल्साइक तिपतिया घास, क्रिम्सन, या स्वेट तिपतिया घास? तो भैया यहाँ पर हम क्या उगाते हैं? आपका बरसीम उगाते हैं, मिस्र की तिपतिया घास। ठीक है, ठीक है, कौन सी? मिस्र की तिपतिया घास या बरसीम। अगला क्वेश्चन है, बरसीम चारा फसल है और उसे बोने के लिए महीनों को सिफारिश की जाती, कब बोई जाती है बरसीम? अब मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर, या जनवरी फरवरी में? बरसीम की बुआई भैया कब करते हैं? पहले ये बताओ बरसीम कौन सी सीजन की फसल है? बरसीम हमारी जो है रबी सीजन की है। तो भैया रबी सीजन की है तो बुआई कब करोगे? अक्टूबर नवंबर में करोगे ना? कब करोगे बच्चों? अक्टूबर नवंबर। तो आपकी बरसीम की बुआई कब की जाती है? आपकी कब सिफारिश की जाती है? आपकी अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। ठीक, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 लिखा हुआ है भैया, प्रश्न नंबर 12 लिखा हुआ है, बरसीम चारे के लिए अधिकतम मात्रा में तत्व की आवश्यकता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जई, या गंधक? यहाँ पर जई नहीं होना चाहिए था भाई, जई नहीं होगा यहाँ पर, जई नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर आपका जो है पोटेशियम लिख देते हैं, के लिख देते हैं। बताइए, बरसीम चारा के लिए अधिकतम मात्रा में तत्व की आवश्यकता होती है, तो भैया चारे के लिए चाहिए ना, तो चारे के लिए अधिकतम क्या चाहिए होगा? फास्फोरस। तो बरसीम चारा के लिए अधिकतम मात्रा में तत्व की आवश्यकता कौन सी होती है? आपकी फास्फोरस की आवश्यकता होती है। 12 का वी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, हरे चारे के लिए ज्वार की बहु कटाई वाली किस्म कौन का नाम कौन सी है? पूसा चरी 6, राजस्थान चरी 2, SSG 59-3, HC 308? कौन सी जो है हरे चारे के लिए ज्वार की बहु कट या फिर कहें मल्टी कट वैरायटी है? तो भैया वह कौन सी है? SSG 59-3। SSG 59-3 जो है ज्वार की बहु कटाई वाली किस्म का जो है नाम है, या फिर कहें नाम है या आवश्यक है। अगला क्वेश्चन,
जई का बीज प्रति हेक्टेयर बोया जाता है, जई का बीज प्रति हेक्टेयर कितना बोया जाता है? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बताइए आंसर। जो आपका जई है इसकी बीज दर कितनी रखी जाती है? तो भैया हमें जई की बीज दर कितनी चाहिए? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जई का बीज प्रति हेक्टेयर बोया जाता है कितना? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जई का प्रति हेक्टेयर बीज कितना बोया जाता है? 80 से 100 किलोग्राम। 80 से 100 किलोग्राम। पिंटू यादव 80 से 100 लिख दिया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है जई का बीज दर जो है प्रति हेक्टेयर बोई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, रिजिका में पाया जाने वाला एल्किलॉयड है। रिजिका में कौन सा एल्किलॉयड पाया जाता है? रिजिका में कौन सा एल्किलॉयड पाया जाता है? सर आप डेली प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। हाँ, थोड़ा सा अभी क्या हुआ, बीच में थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गई थी, इस वजह से आपके प्रैक्टिस सेट डेली नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब से आपके डेली प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। ठीक है, तो डेली क्लास आपकी होने वाली है प्रैक्टिस सेट वाली। ठीक है, तो बताइए रिजिका में पाया जाने वाला एल्किलॉयड कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी क्यूमिनॉल, ऑप्शन सी डायोसेनेन, ऑप्शन डी सैपोनेन। बता दीजिए कि कौन सा एल्किलॉयड हमारा रिजिका या फिर कहें लूसर्न में पाया जाता है। लूसर्न में पाया जाने वाला एल्किलॉयड कौन सा है बच्चों? सैपोनिन है। लूसर्न में कौन सा एल्किलॉयड पाया जाता है बच्चों? सैपोनिन पाया जाता है। कौन सा एल्किलॉयड पाया जाता है? सैपोनिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बरसीम की बीज दर। क्यूमिनॉल नहीं है भैया, यहाँ पर सैपोनिन आंसर है, बी मत करो, डी है आंसर। ठीक है, आंसर क्या है? डी है। ठीक, बरसीम की बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्यूमिनॉल नहीं है बुंदेली भाई, अमित तिवारी जी, क्यूमिनॉल नहीं है, डी है आपका सैपोनिन। आपका जो बरसीम में पाया जाने वाला कंपाउंड है वो सैपोनिन है। क्या है? सैपोनिन। ठीक, तो यहाँ पर 25 से 30 बिल्कुल सही बरसीम की बीज दर लिख रहे हैं ये भैया पिंटू यादव जी, बिल्कुल सही है। पिंटू यादव ने सही आंसर लिख दिया है। 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बरसीम की क्या होती है? बीज दर होती है। बरसीम की बीज दर कितनी होती है? 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 भैया, प्रश्न नंबर 17 पे आ जाते हैं। रिजके को कहा जाता है चारे की फसलों का राजा, चारे की फसलों की रानी, उपरोक्त दोनों निम्नलिखित में से कोई नहीं। बताओ भैया, लूसर्न को क्या कहा जाता है? राजा या रानी? चारे की फसलों की रानी या चारे की फसलों का राजा? बरसीम को, सॉरी, आपका जो रिजिका है या फिर कहें लूसर्न है, उसे क्या कहा जाता है? चारे की फसलों की रानी। चारे की फसलों की रानी रिजिका है, तो राजा कौन होगा भैया? बरसीम होगा। क्या होगा? बरसीम होगा। राजा जो है चारे वाली फसलों की कौन है? आपका जो है बरसीम है, और रानी कौन है? चारे की फसलों की रानी जो है रिजिका है, रिजिका। ठीक, रानी रानी, देखो सभी का आंसर आ गया, रानी। अगला क्वेश्चन, रिजिका मुख्य रूप से फसल है रबी की, जायद की, खरीफ या उपरोक्त सभी। आपकी जो रिजिका है या लूसर्न है, लूसर्न है, वो मुख्य रूप से किस सीजन की फसल है बच्चों? आपकी जो है रबी। लूसर्न किस सीजन की फसल है? आपकी रबी सीजन की मुख्य फसल है, या रबी मौसम में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। कौन सी? आपकी रिजिका। ठीक, खरीफ नहीं है, रबी है पिंटू यादव जी, रबी। रिजिका जो है रबी में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? मक्का, रिजिका, बरसीम या सनई? साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है, या फिर कहें उपयुक्त फसल कौन सी है? तो भैया साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? मक्का।
ठीक, याद रखना साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है बच्चों? मक्का है। कौन सी है बच्चों? मक्का। सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? मक्का। साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है बच्चों? मक्का है। कौन सी है? मक्का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न नंबर 20, हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल। हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल मक्का, रिजका, बरसीम या सनई। हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? देखो, आपका जो साइलेज है, साइलेज क्या होता है कि नॉर्मली आपके जो घास वाली फसल है उनको काट कर नॉर्मली आपका जो है संरक्षित करना, ठीक है, तो क्या कहलाता है आपका? साइलेज। ठीक, हे में आपका बरसीम है, बिल्कुल सही, बरसीम। बरसीम हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है, हे या फिर कहें सूखा चारा। अगला क्वेश्चन, रिजके का मुख्य खरपतवार कौन सा है? रिजके का मुख्य खरपतवार कौन सा है? ओरोबैंकी, अमरवेल, स्ट्राइगा या लॉरेंथस। रिजके का मुख्य खरपतवार कौन सा है? जल्दी से बता दो, रिजके का मुख्य खरपतवार कौन सा है आपका? ओरोबैंकी, अमरवेल, स्ट्राइगा या लॉरेंथस। तो भैया जो अमरवेल है, अमरवेल जो है रिजके का मुख्य खरपतवार होता है। कौन सा होता है? अमरवेल। अमरवेल जो है रिजके का मुख्य खरपतवार होता है। रिजके का मुख्य खरपतवार कौन सा है बच्चों? अमरवेल है। कौन सा है? अमरवेल। ऑप्शन बी अमरवेल यहां सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बरसीम की देरी से बुआई के लिए बीज दर क्या है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो आपकी बरसीम है, बरसीम की देरी से बुआई के लिए कितनी बीज दर की हमें आवश्यकता होती है? बरसीम की देरी से बुआई के लिए कितनी बीज दर चाहिए होती है? 35 केजी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें बीज दर चाहिए होती है। किसकी? आपकी बरसीम की। किसके लिए? देरी से बुआई के लिए कितना चाहिए? 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए। ठीक है, 35 किलोग्राम। देखो सभी ने लिख दिया, बरसीम 35 किलोग्राम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पशुओं द्वारा रिजका को अधिक मात्रा में खाने से अफरा किस कारण होता है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, क्यूमिनॉल के कारण, डायोसेनिन के कारण या सेपोनिन के कारण। यदि आपका पशु अधिक मात्रा में आपका जो है रिजका को खा लेता है, रिजके को कंज्यूम कर लेता है, तो किस अम्ल के कारण उसमें जो है आपका अफरा हो जाता है? अफरा जब आपके गैस बन जाती है उसके पेट में, तो किसके कारण होती है? तो भैया वो होती है ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। पशुओं द्वारा रिजका को अधिक मात्रा में खाने से अफरा किस कारण होता है आपका? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, बरसीम में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 5, 8, 9 या फिर कहें 11। अगुणित से मतलब है n। बरसीम में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? n से मतलब है, यहां पर n बोल रहा है, n बराबर कितना होता है? तो भैया an बराबर होता है आपका 8 और 2n बराबर होता है 16। 2n बराबर कितना? 16। तो अगुणित तो होते हैं 8 और द्विगुणित गुणसूत्र कितने होते हैं? 16। अगुणित 8 होते हैं, द्विगुणित आपके 16 होते हैं। अगला क्वेश्चन, रिजका की कनाडा से आयातित किस्म कौन सी है? रिजका की कनाडा से आयातित किस्म कौन सी है? ए हंटर रिवर, बी रैम्बलर, सी लद्दाखी, इंडियन मुलर फॉर्म। ऑप्शन डी इंडियन मुलर फॉर्म। कौन सी किस्म जो है कनाडा से आयातित है? हंटर रिवर, रैम्बलर, लद्दाखी या इंडियन मुलर फॉर्म। तो भैया जो कनाडा से आयातित किस्म है वो कौन सी है? रैम्बलर है। रैम्बलर जो है कनाडा से आयातित किस्म है। किसकी है? रिजका की है, लूसर्न की है। अगला क्वेश्चन, बरसीम के पुष्पक्रम का प्रकार, बरसीम के पुष्पक्रम का प्रकार क्या है? रेसिम, रेसिमोज, पेनिकल या सोलिटरी। जो आपका बरसीम है भैया, इसका पुष्पक्रम प्रकार क्या होता है?
आपका जो बरसीम है इसका पुष्प क्रम प्रकार क्या होता है? रेसिमोज होता है। पुष्प क्रम प्रकार क्या होता है भैया? रेसिमोज होता है। आपका बरसीम का पुष्प क्रम प्रकार क्या होता है? रेसिमोज होता है। क्या होता है? रेसिमोज। ठीक है, ऑप्शन बी रेसिमोज सही होगा, रेसिम नहीं होगा, रेसिमोज सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27वां प्रश्न है, मेथी के बीजों को किस राइजोबियम प्रजाति से उपचारित करते हैं? मेथी के बीजों को किस जो है किसके द्वारा जो है आपका उपचारित या किस राइजोबियम प्रजाति के द्वारा जो है उपचारित किया जाता है? राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम या राइजोबियम जैपोनिकम। मेथी के बीजों को किसके द्वारा या किस राइजोबियम की प्रजाति द्वारा उपचारित किया जाता है? तो भैया राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम मेलिलोटी का प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम मेलिलोटी का प्रयोग किया जाता है मेथी के बीजों को जो है ये क्या करने के लिए? आपका जो है उपचारित करने के लिए। किसका प्रयोग? राइजोबियम मेलिलोटी। अगला क्वेश्चन है, हिसार सुगंध कुंभराज पंत हरितमा किसमें किस फसल से संबंधित है? हिसार सुगंध कुंभराज पंत हरितमा किसमें किस फसल से संबंधित है? तो भैया किससे संबंधित है? सौंफ से, जीरा, धनिया या मेथी। आपकी जो हिसार सुगंध कुंभराज पंत हरितमा किसमें जो है किस फसल से संबंधित है? तो ये भैया बेसिकली आपकी धनिया से संबंधित है। किससे संबंधित बच्चों? धनिया से संबंधित है। आपकी हिसार सुगंध कुंभराज पंत हरितमा किसमें किस फसल से संबंधित? धनिया से संबंधित है। किससे संबंधित बच्चों? धनिया से। सौंफ से नहीं है, सौंफ से नहीं है, धनिया। ऑप्शन सी धनिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है, 29। मेथी किस कुल का पौधा है? लेग्यूमिनेसी, अम्बेलिफेरी, एपिएसिया, ए बी दोनों। आपका जो मेथी है किस कुल का पौधा है? भैया राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर रहे हैं तो किस कुल का पौधा हुआ? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। मेथी किस कुल का पौधा है बच्चों? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। किसका पौधा है आपका? लेग्यूमिनेसी। मेथी किस कुल का पौधा है आपका? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौंफ में नर्सरी के लिए बीज दर होती है। सौंफ में नर्सरी के लिए बीज दर पिंटू अम्बेलिफेरी का नहीं है भैया, लेग्यूमिनेसी का है। अम्बेलिफेरी का नहीं है, लेग्यूमिनेसी का है। सौंफ में नर्सरी के लिए बीज दर होती है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सौंफ में नर्सरी के लिए बीज दर कितनी होती है? सौंफ में नर्सरी के लिए बीज दर कितनी होती है? बताइए आंसर। ए, बी, सी या डी? गलत है। क्या गलत है भाई पिंटू यादव? हम अभी आपको प्रूफ दे दें? प्रूफ दे दें क्या भैया? जो सौंफ आपका जो है मेथी, मैं आपको प्रूफ दिखाई दे रहा हूं। मेथी कुल का नाम हमने देखो यहां पर सर्च किया है फेन्यूग्रीक, और फेन्यूग्रीक यहाँ पर फैबेसी फैमिली से आ रही है। फैबेसी या लेग्यूमिनेसी से आ रही है। ठीक है, फैबेसी या लेग्यूमिनेसी? फैबेसी ही लेग्यूमिनेसी है। ठीक है, तो लेग्यूमिनेसी पौधा है। ठीक है, यहाँ पर जो है सौंफ में नर्सरी के लिए बीज दर होती है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 से 12 किलोग्राम हेक्टेयर या 6 से 7। तो भैया ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, 4 से 5 किलोग्राम प्रति 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सौंफ में नर्सरी के लिए बीज दर कितनी चाहिए होती है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31वां प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। जीरा में वाष्पशील तेल होता है। जीरा में वाष्पशील तेल होता है। यहां पर जो है ऑप्शन ए 1.5 से 2%। ठीक, ऑप्शन बी है 2.5 से
3%। इन पर मत जाना क्योंकि ये गलत हो गए हैं थोड़े से, ठीक है, ये चिपक गए हैं, ठीक है। ऑप्शन सी है 0.1 से 0.7%। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जीरे में वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है? जीरे में जीरे में आपका जो है, जीरे में वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है? बताइए आंसर। जीरे में जो वाष्पशील तेल होता है 2.5 से 3% होता है। कितना होता है बच्चों? ऑप्शन बी 2.5 से 3%। आपका जो जीरे में आपका जो वाष्पशील तेल होता है वो कितना होता है आपका? कोई बात नहीं पिंटू जी, होता है, चलता है इतना, ठीक है। तो जीरे में वाष्पशील तेल कितना होता है बच्चों? आपका जो है 2.5 से 3.5% या 3%। 2.5 से 3.5%, ठीक। 2.5 से साढ़े, वाष्पशील तेल की बात करें आपका जीरा में तो कितना होता है? 2.5 से 3.5% होता है। कितना होता है? 2.5 से 3.5%, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न नंबर 32। देखिए लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 32, सौंफ में 1 हेक्टेयर की रोपाई हेतु नर्सरी क्षेत्रफल होना चाहिए 200 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर या 500 मीटर स्क्वायर। सौंफ में 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने मीटर स्क्वायर हमें नर्सरी लेनी चाहिए? सर टेस्ट पेपर का प्राइस क्या है? तो भाई भैया 249 रुपये है, एक का आपका 299, टेस्ट सीरीज का 299 है, और टेस्ट पेपर का नॉर्मली आपके पीडीएफ फॉर्म में, यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेंगी 249 रुपये की, और यदि आपको नॉर्मली एक है टेस्ट के फॉर्म में चाहिए तो वो मिलेंगे 299 में, ठीक है। सौंफ में 1 हेक्टेयर की रोपाई हेतु नर्सरी क्षेत्रफल होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? 100 मीटर स्क्वायर। कितना होना चाहिए? ऑप्शन सी 100 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, RZ19 किस्म किस फसल की है? RZ19 किस्म किस फसल की है? सौंफ, जीरा, धनिया या मेथी? आपकी जो RZ19 है किस फसल की किस्म है बच्चों? तो भैया ये जीरा की किस्म है। RZ19 किसकी किस्म है बच्चों? जीरा की किस्म है, जीरा की किस्म है। अगला क्वेश्चन, मेथी की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, मेथी की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मेथी की बीज दर की बात करें बच्चों तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। मेथी की बीज दर कितनी होती है बच्चों? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। हाँ करवा सकते हैं फोटोकॉपी। आपको नॉर्मली क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है, अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड या फिर कहें जहां से आप प्रिंट करवाओ ना, उसके यहाँ पर visionagriacademy.in पर विजिट कर लेना और उसमें लॉगिन कर लेना अपनी आईडी, और उसमें जो है जो भी आपने पीडीएफ बाय करी होगी उसको आप कहीं से भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, उसकी कॉपी करवा सकते हैं, ठीक। बताइए मेथी की प्रति हेक्टेयर बीज दर 20 से 25, बिल्कुल सही भैया, 20 से 25 प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है मेथी की बीज दर होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35, 35वां प्रश्न। अभी तक देखो 19 लोग जुड़े हैं, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेशन शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, राजेंद्र क्रांति किस्म किस फसल से संबंधित है? सौंफ, जीरा, धनिया या मेथी? राजेंद्र क्रांति किस्म किस फसल से संबंधित है? राजेंद्र क्रांति किस्म किस फसल की है, किस फसल से संबंधित है राजेंद्र क्रांति? भैया सौंफ से है, जीरा, धनिया या मेथी? तो भैया मेथी की किस्म है। राजेंद्र क्रांति किस्म किस फसल से संबंधित है? तो भैया मेथी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेथी से। अगला क्वेश्चन, जीरा के छाछिया रोग का रोग कारक कौन सा है? जीरा के छाछिया रोग का रोग कारक कौन सा है? ऑप्शन ए फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, इरिसाइफी पॉलीगोनिया, इनमें से कोई नहीं। जो आपका जीरे में छाछिया रोग होता है, कौन सा भैया? छाछिया रोग जो होता है उसका रोग कारक क्या है? छाछिया रोग का रोग कारक, छाछिया रोग का छाछिया रोग का
रोग कारक क्या है? बताइए आंसर क्या होगा? छाछा रोग का रोग कारक क्या है? छाछा रोग का रोग कारक क्या है? बताइए जल्दी से, ए बी सी डी या फिर डी। इसे हम रूट रॉट के नाम से या उकटा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। छाछा, सॉरी, झुलसा रोग के नाम से भी जानते हैं इसे भैया। इरिसाइफी पॉलीगोनी। छाछा रोग किससे होता है आपका? इरिसाइफी पॉलीगोनी के कारण होता है। जीरे के छाछा रोग का रोग कारक कौन सा है? इरिसाइफी पॉलीगोनी है। कौन सा है? इरिसाइफी पॉलीगोनी से होता है, ठीक है। आपका जो जीरे का छाछा रोग है किससे होता है? इरिसाइफी पॉलीगोनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, जीरा का वानस्पतिक नाम। क्यूमिनम, साइनमिनम, करक्यूमा लॉन्गा, ट्राइगोनेला, फाइनिकम, ग्रेकम या कोरिएंड्रम सैटाइवम। बताइए यहाँ पर आपका जो जीरे का साइंटिफिक नेम क्या है? तो भैया जीरे का साइंटिफिक नेम क्या है आपका? क्यूमिनम साइमिनम। क्यूमिनम साइमिनम जो है जीरे का साइंटिफिक नेम होता है। करक्यूमा लॉन्गा लौंग का होता है। कोरिएंडम सैटाइवम आपका धनिया का होता है। ट्राइगोनेला फोएनम ग्रेकम जो है मेथी का होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीरे का उत्पत्ति स्थान है ईरान और भूमध्य सागर, दक्षिण पूर्वी यूरोप, दक्षिण पश्चिम यूरोप या इराक। जीरे का उत्पत्ति स्थान भैया कहाँ है? तो भैया जीरे का उत्पत्ति स्थान है आपका ईरान और भूमध्य सागर, ठीक। जीरे का उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? ईरान और भूमध्य सागर क्षेत्र, ठीक। जीरे का उत्पत्ति स्थान क्या है? ईरान और भूमध्य सागर क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 39, 39वां प्रश्न है। लिखा हुआ है, बीजीय मसालों के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन होता है। बीजीय मसालों के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? धनिया का, जीरा, मेथी या सौंफ। बीजीय मसालों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो भैया धनिया का। बीजीय मसालों के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है बच्चों? धनिया का होता है। किसका होता है? धनियों का, ठीक। अगला क्वेश्चन है, धनिया का वानस्पतिक नाम है क्यूमिनम, साइमिनम अभी लग पड़ा था, करक्यूमा लॉन्गा, ट्राइगोनेला, फोएनिकम, ग्रेकम या कोरिएंडम सैटाइवम। तो कोरिएंडम सैटाइवम अभी हाल पढ़ के आए थे धनिया का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम। अगला क्वेश्चन, मेथी का मुख्य कीट है एफिड, थ्रिप्स या फिर कहें लीफ ईटिंग कैटरपिलर या फिर कहें आपका चेपा या मोइला या एफिड। बताइए, सॉरी एफिड। मेथी का मुख्य कीट कौन सा है? मेथी का मुख्य कीट कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। तो भैया चेपा या मोइला या एफिड, ठीक। एफिड जो है डबल बार आ गया यहाँ पर। चेपा या मोइला जिसे एफिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपका ये मुख्य कीट होता है मेथी का, ठीक। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 42वां प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, मेथी में वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है? मेथी में वाष्पशील तेल की मात्रा होती है 2.5 से 3.5%, 0.4%, 0.7 से 1.2% या फिर कहें 1.5%। कितने परसेंट ऑयल होता है या वाष्पशील तेल की मात्रा होती है मेथी के अंदर? तो भैया मेथी में वाष्पशील तेल की मात्रा जो होती है 0.4% होती है, ठीक। कितनी होती है? 0.4%। अगला प्रश्न है, सौंफ में वाष्पशील तेल की मात्रा, यहाँ पर सौंफ में बताइए, सौंफ में वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है? 2.5 से 3.5,
0.4%, 0.72, 1.2% या फिर कहें आपका 1.5%। तो भैया जो सौंफ है, सौंफ में कितना वाष्पशील तेल होता है आपका 0.7 से 1.2%। सौंफ में कितना तेल होता है, ऑयल परसेंटेज होता है आपका 0.7 से 1.2%, 0.7 से 1.2%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, 44वां प्रश्न है, धनिया में अगुणित गुण सूत्रों की संख्या होती है 11, 9, 15 या 7। धनिया में अगुणित गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? धनिया में अगुणित गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है आपकी? 11, 9, 15 या 7। तो भैया धनिया में अगुणित तो होते हैं 11, मतलब n बराबर 11 और 2n बराबर कितना 22 होते हैं। ठीक, आपके धनिया में 2n बराबर कितना होता है 22 और अगुणित कितने होते हैं 11 होते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीरा में अगुणित गुण सूत्रों की संख्या, जीरे में अगुणित गुण सूत्रों की संख्या 11, 9, 15 या 7। तो भैया जीरा में कितने होते हैं 7 होते हैं और n बराबर आपका 7 होता है जीरा में और 2n बराबर आपका जो है 14 होता है। जीरा में जो है 2n बराबर 14 होता है और n बराबर कितना होता है 7 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 46वां प्रश्न है, GC1 किस्म है जीरा की, धनिया की, मेथी या सौंफ की? आपकी जो GC1 है किसकी किस्म है? GC1 किस फसल की किस्म है? जीरा, धनिया, मेथी या सौंफ? GC1 किस फसल की किस्म है? तो भैया GC1 जीरा की किस्म है। किसकी किस्म है बच्चों? जीरा की किस्म है। GC1 किसकी किस्म है? जीरा की। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, 47वें प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न है, जीरे में परागण किसके द्वारा होता है? जीरे में परागण किसके द्वारा होता है? हवा, मधुमक्खी, पक्षी या एफिड? आपका जो जीरा है उसमें परागण कौन करता है, पॉलिनेशन कौन करता है? तो भैया सभी में ज्यादातर जो पॉलिनेशन कौन करता है? मधुमक्खियां। तो जीरे में भी सबसे ज्यादा जो परागणक हैं या फिर कहें परागण करती हैं वो कौन करती है? मधुमक्खियां करती हैं। जीरे में परागण कौन किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्यूमेल नामक पेय पदार्थ पाया जाता है। कुमेल नामक जो पेय पदार्थ है वो किसमें पाया जाता है? जीरा, धनिया, मेथी या सौंफ? कुमेल नामक पेय पदार्थ किसमें पाया जाता है? ये आपकी नॉर्मली एक कहें उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली जो मसाला वाली फसलें हैं उनसे क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली मसाले वाली फसलों से क्वेश्चन है। बताइए, कुमेल नामक पेय पदार्थ बनाया जाता है जीरे से, धनिया से, मेथी या फिर कहें सौंफ से? तो भैया कुमेल बनाया जाता है आपका जीरा से। कुमेल नामक जो पेय पदार्थ है किससे बनाया जाता है? कुमेल नामक पेय पदार्थ किससे बनाया जाता है? जीरा से बनाया जाता है। कुमेल नामक पेय पदार्थ किससे बनाया जाता है बच्चों? जीरे से बनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, 49वां प्रश्न है, जीरे में खुशबू किस कारण आती है? जीरे में खुशबू किस कारण आती है? यूजिनॉल, क्यूमिनॉल, ओलियोरेजिन या फिर कहें फ्रैंकॉन? जीरो में जो आपकी खुशबू आती है वो किसके कारण से आती है? यूजिनॉल, क्यूमिनॉल, ओलियोरेजिन या फ्रैंकॉन? तो भैया क्यूमिनॉल के कारण आती है। जीरे में जो खुशबू आती है बच्चों किसके कारण आती है? क्यूमिनॉल के कारण आती है। जीरे में खुशबू किस कारण आती है? क्यूमिनॉल। अगला क्वेश्चन, सौंफ में कड़वापन किस कारण होता है? सौंफ में आपका जो कड़वापन होता है वो किस कारण होता है? यूजिनॉल के कारण, क्यूमिनॉल, ओलियोरेजिन या फ्रैंकॉन? सौंफ में कड़वापन किसके कारण होता है? सौंफ में कड़वापन किसके कारण होता है? तो भैया फ्रैंकॉन के कारण होता है। सौंफ में कड़वापन किसके कारण होता है बच्चों? फ्रैंकॉन के कारण होता है। सौंफ में कड़वापन फ्रैंकॉन के कारण होता है। ऑप्शन डी फ्रैंकॉन यहाँ पर सही हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रैंकॉन यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, 51वां प्रश्न है, जीरे का मुख्य खरपतवार है आर्जीमोन मैक्सिकाना,
प्लांटगो ओवाटा, प्लांटगो प्यूमिला, साइनोडॉन डैक्टाइलॉन। जीरे का मुख्य खरपतवार कौन सा है? जीरे का मुख्य खरपतवार कौन सा है? जीरे का मुख्य खरपतवार कौन सा है? तो भैया प्लांटगो प्यूमिला। प्लांटगो प्यूमिला जो है प्रमुख खरपतवार है किसका? जीरे का। जीरे का मुख्य खरपतवार कौन सा है? प्लांटगो प्यूमिला। प्लांटगो प्यूमिला जो है जीरे का मुख्य खरपतवार है। अगला क्वेश्चन, जीरे का अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग कौन सा भैया? अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग का कारण है। जीरे का अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग का कारण है। जीरे का अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग का कारण है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा कवक, इरिसाइफी पॉली, इनमें से कोई नहीं। तो भैया अल्टरनेरिया ब्लाइट है ना, तो अल्टरनेरिया अल्टरनेटा। इससे तो देखो साइंटिफिक नेम आपका बिल्कुल सेम टू सेम है, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा के कारण। अल्टरनेरिया ब्लाइट किससे रोग होता है आपका? अल्टरनेरिया अल्टरनेटा कवक के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। मेथी का पुष्पक्रम प्रकार क्या होता है? रिसेमोज, रिसेम, अम्बेल या सॉलिटरी। मेथी का पुष्पक्रम प्रकार क्या होता है? रिसेमोज, रिसेम, अम्बेल या सॉलिटरी। मेथी का पुष्पक्रम प्रकार, तो भैया मेथी का जो पुष्पक्रम प्रकार होता है वो क्या होता है? रेसेमोज होता है। मेथी का पुष्पक्रम प्रकार क्या होता है? रेसेमोज होता है। पुष्पक्रम क्या होता है मेथी का? रेसेमोज होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 54, 54 क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न में से कस्तूरी मेथी की किस्म है? निम्न में से कस्तूरी मेथी की किस्म है राजेंद्र खुशबू, राजेंद्र रागनी, हिसार सोनाली, पूसा अर्ली बंचिंग। निम्न में से कस्तूरी मेथी की किस्म कौन सी है? राजेंद्र खुशबू, राजेंद्र रागनी, पूसा अर्ली या हिसार सोनाली। तो भैया आपकी जो है कस्तूरी मेथी की किस्म कौन सी है? पूसा अर्ली बंचिंग। कौन सी? पूसा अर्ली बंचिंग जो है आपकी किसकी किस्म है? कस्तूरी मेथी की किस्म है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मेथी की बीज दर, यहां पर हमें बताना है कस्तूरी मेथी की बीज दर कितनी होती है? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 28 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो भैया कस्तूरी मेथी की जो बीज दर रखी जाती है वो रखी जाए 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कस्तूरी मेथी की बीज दर कितनी होती है? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कस्तूरी मेथी की जो बीज दर होती है कितनी होती है? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 12 से 15 नहीं होगा, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, 56वां प्रश्न है। मेथी में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है? मेथी में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है? 15 गुणा 5 सेंटीमीटर, 45 गुणा 15 सेंटीमीटर, 30 गुणा 10 सेंटीमीटर, या 20 गुणा 10 सेंटीमीटर। मेथी में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है? तो भैया पौधरोपण दूरी जो है 30 गुणा 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक, मेथी में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है? 30 गुणा 10 सेंटीमीटर। 30 गुणा 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, धनिया उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? धनिया उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या पंजाब। धनिया उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो बात करें बच्चों सर्वाधिक धनिया उत्पादन करने वाला राज्य की, तो भैया वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक धनिया का उत्पादन करता है। कौन सा राज्य जो है अग्रणी है आपका धनिया उत्पादन में? तो भैया वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश या एमपी। और किसमें उत्पादन है? सोयाबीन के उत्पादन में पहला स्थान रखता है मध्य प्रदेश। दालों के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जीरे की बीज दर कितनी है? जीरे की बीज दर कितनी है आपकी? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25, या फिर कहें 28 से 30। ऑप्शन सी कितना है? 28 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन डी है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आपका जो ये कहें कि जो जीरा है उसकी बीज दर कितनी रखी जाती है? राजस्थान नहीं है पिंटू जी, मध्य प्रदेश है।
ठीक है। धनिया उत्पादन में आपका जो है मध्य प्रदेश है, अभी जो करंट की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। जीरा की बीज दर कितनी होती है? तो भैया जीरा की जो बीज दर होती है वो होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जीरा की बीज दर कितनी होती है? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59 या 59वां प्रश्न है, यूरोपियन सौंफ का वानस्पतिक नाम क्या है? यूरोपियन सौंफ का वानस्पतिक नाम क्या है? फोइनिकुलम बालगेयर, फोइनिकुलम ड्यूलेक या फिर प्लांटिगो ओवाटा, इनमें से कोई नहीं। तो भैया यूरोपियन सौंफ का नाम है फाइनिकुलम ड्यूलक, ठीक, ड्यूल्क। फाइनिकुलम ड्यूल्क जो है यूरोपियन सौंफ का वानस्पतिक नाम है। यूरोपियन सौंफ का वानस्पतिक नाम क्या है आपका? जो है एक है फाइनिकुलम ड्यूल्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, 60वां प्रश्न दिया हुआ है, सौंफ की पौधरोपण द्वारा बीज दर कितनी है? सौंफ की पौधरोपण द्वारा बीज दर कितनी है? 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 28 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 10 किलोग्राम। तो भैया आपकी पौधरोपण विधि से 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सौंफ की जो है पौधरोपण विधि से कितनी बीज दर होती है आपकी? 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सौंफ की जो है पौधरोपण विधि से 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, 61वां प्रश्न है, सौंफ सुगरी रोग या गोंदीमा रोग किस कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी, जिंक की कमी, कॉपर की कमी, या कैल्शियम की कमी। सौंफ सुगरी रोग या गोंदीमा रोग जो होता है वो किस कारण से होता है? तो भैया गोंदीमा रोग जो होता है सौंफ के अंदर वो आपका कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण बच्चों? कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक। किसके कारण? कमी के कारण, कैल्शियम की कमी। सौंफ सुगरी रोग या गोंदीमा रोग किस कारण होता है आपका? कैल्शियम की कमी, ऑप्शन डी, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, धनिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? धनिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, या अंग्रेजी? जल्दी बताइए, जो आपका धनिया शब्द है किस भाषा का शब्द है? धनिया शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? तो भैया ग्रीक भाषा का शब्द है। धनिया शब्द किस भाषा का शब्द है बच्चों? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक। धनिया शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 63, 63वां प्रश्न है, धनिया से निर्मित शराब कहलाती है। धनिया से निर्मित शराब को क्या कहते हैं? पैरी, टोडी, जिन्न, या फिर कहें फैनी। आपका जो धनिया से निर्मित आपकी जो शराब होती है उसे क्या कहा जाता है? धनिया से निर्मित शराब को हम जिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्न कहते हैं। धनिया से निर्मित शराब को हम क्या कहते हैं बच्चों? जिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्न कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, धनिये में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है? 20 गुणा 10 सेंटीमीटर, 30 गुणा 10, 45 गुणा 15, या 15 गुणा 15 सेंटीमीटर। तो भैया हमारी धनिया में पौधरोपण दूरी 30 गुणा 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? पौधरोपण दूरी आपका 30 गुणा 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितनी? 30 गुणा 10 सेंटीमीटर जो है दूरी रखी जाती है किसमें? आपका धनिया में पौधरोपण के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, धनिये की सफेद मक्खी, धनिये की सफेद मक्खी के प्रति प्रतिरोधी किस्म है? RCR 41, हिसार, सुगंध, साधना, या करण। धनिये की सफेद मक्खी के खिलाफ जो है आपकी कौन सी किस्म जो है प्रतिरोधी है? तो भैया वो है आपकी साधना। कौन सी किस्म प्रतिरोधी है बच्चों? साधना किस्म जो है प्रतिरोधी है। कौन सी किस्म प्रतिरोधी है? साधना, ठीक। इसी के साथ आपके 65 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर के समाप्त होते हैं। आगे जो है 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके कंप्यूटर के। चलिए चलते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन पर की ओर, ठीक। भाग 2 कंप्यूटर, ठीक। भाग 2 कंप्यूटर, और बढ़िया से आंसर करिएगा इनके भी। तो कंप्यूटर का 66वां क्वेश्चन है, या फिर कहें सेट का 66वां प्रश्न है, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को उनके बीच सीधे संपर्क के बिना स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम,
मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को उनके बीच सीधे संपर्क के बिना स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता है? तो भैया वो कौन सा है आपका? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को उनके बीच सीधे संपर्क के बिना स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता है। सीधे स्वतंत्र रूप से सीधे काम करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजरों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करता है? MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करता है? MPU का, MLI, CLI या CPU? तो भैया CLI का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? CLI का प्रयोग करता है। CLI का प्रयोग करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 68, 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स का वह मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है? GUI, कर्नेल, सेल या एडिटर? तो भैया कर्नेल जो है आपका हार्डवेयर के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। निम्न में से कौन सा लिनक्स का वह मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है? तो भैया कर्नेल। अगला क्वेश्चन है, सोलारिस किस ऑपरेटिंग सिस्टम का स्वामित्व संस्करण है? सोलारिस किस ऑपरेटिंग सिस्टम का स्वामित्व संस्करण है? तो भैया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स का, यूनिक्स का या फिर कहें आपका रियल ऑपरेटिंग? तो भैया सोलारिस किस ऑपरेटिंग? यूनिक्स का जो है स्वामित्व संस्करण है। कौन सा है? यूनिक्स का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विंडोज टास्क बार का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन से फीचर को सेट किया या बदला जा सकता है? दिनांक या समय? जो है फर्स्ट पॉइंट है आपका दिनांक, ऑप्शन जो है, और सेकंड क्या है? समय है। तो यहां पर जो है ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट, केवल एक। ऑप्शन बी है एक और दो, दोनों। तो भैया यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाता है। ऑप्शन पर हम ले चलते हैं तो दोनों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। विंडोज टास्क बार का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन से जो है फीचर को सेट किया है, बदला जा सकता है? दिनांक और समय दोनों को बदला जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 70 के। तो देखो 70वें के ऑप्शन है आपके, ना तो एक ना ही दो, केवल एक, केवल दो, और यहाँ पर एक और दो दोनों। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाए, एक और दो दोनों को बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है। प्रश्न नंबर 71 है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रोसेस की जानकारी कहाँ रखती है? फीफो, DMA में, प्रोसेस टेबल में, स्टैक में? सारी जानकारी जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम सारी जानकारी प्रोसेस की जानकारी कहाँ रखती है? तो प्रोसेस टेबल में रखती है। कहाँ पर रखती है? प्रोसेस टेबल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी प्रक्रिया प्रबंधन गतिविधियां ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संचालित की जाती हैं, निम्न को छोड़कर कौन सी जो है नहीं की जाती है? तो उत्पाद खरीद, भुगतान और आदेश, अनुप्रयोग के निष्पादन पर नियंत्रण रखना, प्रक्रियाओं के लिए तुल्यकालन या संचार और गतिरोध प्रबंधन, फाइलें, मेमोरी, इनपुट आउटपुट और CPU जैसे संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करना। तो भैया जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या नहीं करता? उत्पाद की खरीद, भुगतान और ऑर्डर नहीं करता भैया, आदेश नहीं देता। तो यहाँ पर जो है ये जो है छोड़कर बाकी सारी क्रियाएं कौन करता है? आपका जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक, एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 73, 73वां प्रश्न है, ई गवर्नेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, एंगेजिंग गवर्नमेंट या फिर कहें एफिशिएंट गवर्नमेंट, इफेक्टिव गवर्नमेंट? तो भैया ई गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। मतलब ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और गवर्नमेंट मतलब कि जैसे जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, जैसे आपके एक है इंटरनेट का प्रयोग करके काम किए जा रहे हैं, तो वो ई गवर्नेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का मॉडल नहीं है? G2B, B2C, C2C या B2B? तो भैया यहाँ पर जो है C2C जो है ई गवर्नेंस का मॉडल नहीं है। बाकी आपके जो G2B है, B2C है और आपका जो B2B है, ये सारे मॉडल किसके हैं? ई गवर्नेंस के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है? सामाजिक मीडिया, साइबर कैफे, मोबाइल या उपरोक्त सभी? तो भैया ई गवर्नेंस के जो आपके उदाहरण हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? यहाँ पर जो है सही आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी। आपका सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया, साइबर कैफे, मोबाइल, ये उपरोक्त सभी जो है ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या है? उदाहरण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 76वां प्रश्न है, ई गवर्नेंस के मूल्यांकन में कौन कौन से चरण हैं? विश्लेषण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, रखरखाव, योजना, मूल्यांकन, परिनियोजन, निगरानी, मूल्यांकन, जांच, प्रयोग, नवाचार, मानकीकरण, सुधार, अनुसंधान, परीक्षण, दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण या समर्थन। ई गवर्नेंस के मूल्यांकन में कौन शामिल है? कौन से चरण शामिल हैं? तो भैया पहले हम योजना बनाएंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे, फिर परिनियोजन करेंगे, फिर निगरानी और मूल्यांकन। ये चरण आपके ऑप्शन बी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस में सफलता के लिए मुख्य रणनीति क्या है? निरंतर सुधार, सत्ता का केंद्रीकरण, तकनीकी जटिलता, परिवर्तन का प्रतिरोध। तो भैया ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो निरंतर सुधार। ई गवर्नेंस में सफलता के लिए मुख्य रणनीति क्या है? निरंतर सुधार करना, निरंतर सुधार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन से वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रारूप हैं? यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम स्टोरीज या रील्स, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी जो है वीडियो सोशल मीडिया के क्या हैं? प्रारूप हैं। सभी जो है वीडियो सोशल मीडिया में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने बुलेटिन नामक प्रकाशन और सदस्यता उपकरणों का एक समूह पेश किया है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या फेसबुक ने? किसने जो है आपका जो है सोशल मीडिया का बुलेटिन नामक प्रकाशन और सदस्यता, कौन सा भैया? बुलेटिन नामक प्रकाशन और सदस्यता उपकरणों का एक समूह पेश किया है? तो भैया फेसबुक ने। किसने पेश किया है बच्चों? फेसबुक ने। फेसबुक ने जो है आपका जो है पेश किया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का 80वां प्रश्न है, सोशल मीडिया वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से प्रसारित होने पर किस प्रकार की सामग्री हमें जानकारी साझा करने की अनुमति देती है? नेटवर्किंग, प्रकाशन, विपणन या विज्ञापन? सोशल मीडिया वीडियो और लिखित पाठ के रूप में किस तरह की जानकारी जो है, किस तरह की जानकारी जो है माध्यम से प्रसारित होने पर किस प्रकार की सामग्री हमें जानकारी साझा करने की अनुमति होती है? प्रकाशन। क्या? प्रकाशन। अगला है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। यहाँ पर भाग 2 भी समाप्त हो जाता है। अगला है भाग 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 है, 81वां प्रश्न दिया हुआ है, कनक भवन किस जनपद में स्थित है? कनक भवन किस जनपद में है? इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी? कनक भवन किस जनपद में स्थित है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। कनक भवन कहाँ स्थित है? तो भैया फैजाबाद में। कहाँ पर स्थित है बच्चों? फैजाबाद के अंदर जो है कनक भवन स्थित है। कनक भवन कहाँ पर स्थित है आपका बच्चों? फैजाबाद। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थल मददहा किस जनपद में स्थित है? फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद या सुल्तानपुर? तो भैया प्रतापगढ़। मददहा कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़। मध्य पाषाणिक स्थल मददहा किस जनपद में स्थित है आपका? प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम का जो है स्थान है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, ताप्ती या गंगा, यमुना, सिंधु? किसका जो है आपका संगम होता है? कहाँ पर? इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम होता है। तो भैया कौन सी है? गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है संगम में। त्रिवेणी संगम में किसका मिलन होता है? गंगा, यमुना, सरस्वती का जो है मिलन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, बदायूं की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बदायूं की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया?
बदायूं की जो मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बदायूं की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ये रहे आपके सामने, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश या हुमायूं। किसने जो है बदायूं की मस्जिद का निर्माण कराया था? किसने बदायूं की मस्जिद का निर्माण कराया था? तो भैया बदायूं की मस्जिद का जो निर्माण कराया था किसने कराया था? इल्तुमिश ने कराया था। बदायूं की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इल्तुमिश ने कराया था। बदायूं की मंजिर का बदायूं की मस्जिद का निर्माण इल्तुमिश ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी या सीतापुर। जमानिया जो है आपका वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो भैया वो गाजीपुर में। कहाँ पर है बच्चों? गाजीपुर के अंदर। ठीक, कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सारनाथ, सांची, अमरावती या कार्ले। तो भैया सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा बौद्ध स्थल जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वो है भैया सारनाथ। कौन सा है? सारनाथ। अगला क्वेश्चन, मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अयोध्या, बनारस, प्रयागराज या कानपुर। मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भैया मणि पर्वत अयोध्या के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चों? अयोध्या के अंदर। ठीक, कहां पर स्थित है बच्चों? अयोध्या के अंदर। मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अयोध्या। अगला क्वेश्चन, पंचमहल भारत के किस शहर में स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है? लखनऊ, गोलकुंडा, आगरा या फतेहपुर सीकरी। तो भैया पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल कहाँ पर स्थित है बच्चों? फतेहपुर सीकरी में। ठीक, पंचमहल कहाँ पर स्थित है आपका? फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन 89वां प्रश्न है, 89वां प्रश्न है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के शहर में है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या अलीगढ़ में। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? लखनऊ के अंदर है भैया। कहां पर स्थित है भैया रूमी दरवाजा? आपका लखनऊ के अंदर स्थित है। कहां पर? लखनऊ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी या भोपाल। किसे जो है मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो भैया वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। किसे? वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। यह है एक वह स्थान जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वह स्थान जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, भगवान बुद्ध की समाधि स्थल, वह स्थान जहां बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में प्रतिमा है। बताइए, जो आपका रामभर है, रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। यह एक है भैया वहां जहां पर भगवान बुद्ध की समाधि स्थल, वह एक क्या है आपका? महात्मा बुद्ध की समाधि स्थल है। कहां पर है? रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले में स्थित है और यह एक क्या है? भगवान बुद्ध की समाधि स्थल है। भगवान बुद्ध का समाधि स्थल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, 92वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? आगरा का किला, अकबर का मकबरा, अलीगढ़ का किला या रामनगर का किला। तो भैया यहाँ पर विश्व धरोहर में आपका आ जाता है आगरा का किला। ठीक, यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? आगरा का किला। अगला क्वेश्चन, प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा? प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा? प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं या शेरशाह ने। प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा? तो भैया प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा था? अकबर ने रखा था। किसने रखा था बच्चों? अकबर ने रखा था। किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, बटलर पैलेस पर्यटन स्थल किस जनपद में है? बटलर पैलेस
पर्यटन स्थल किस जनपद में है? लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी या कानपुर? बटलर पैलेस जो आपका पर्यटन स्थल है किस जनपद में स्थित है? लखनऊ में, गाजियाबाद में, वाराणसी या कानपुर में? तो भैया लखनऊ में स्थित है। बटलर पैलेस कहां पर स्थित है? आपका लखनऊ के अंदर स्थित है। बटलर पैलेस कहां पर स्थित है? लखनऊ के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े का निर्माण किसने करवाया था? असफत उद्दौला ने, सफदरजंग ने, शुजा उद्दौला या मोहम्मद अली शाह? आपका जो ये कहें लखनऊ का छोटा इमाम बाड़ा है उसका निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद अली शाह ने कराया था। किसने कराया था? मोहम्मद अली शाह ने जो है लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े का निर्माण कराया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ स्थित है? अलीगढ़, इटावा, लखनऊ, कानपुर? जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये आपका लखनऊ में है। जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ स्थित है? आपका लखनऊ के अंदर स्थित है। ठीक। आपका जो जनेश्वर मिश्र पार्क है कहाँ पर स्थित है? आपका लखनऊ। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित कर गढ़कुंडार जो है पर कब्जा किया था? खिलजी, पुष्यभूति, चंदेलों या प्रतिहारों को? किसको हराकर आपको पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित कर गढ़कुंडार पर कब्जा किया था? तो चंदेलों को हराकर। किसे? चंदेलों को पराजित करके जो पृथ्वीराज चौहान ने जो है गढ़कुंडार पर कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी? चित्रकूट, कन्नौज, अहिच्छन्न या कंपिल? दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी? दक्षिणी जो पंचाल है उनकी राजधानी क्या थी? दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी? तो भैया दक्षिणी जो आपके जो पंचाल थे उनकी राजधानी कंपिल थी। दक्षिणी पंचालियों की दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? कामपिल थी। क्या थी? कामपिल थी। दक्षिणी पांचालों की राजधानी क्या थी? कंपिल। अगला क्वेश्चन है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद या यजुर्वेद? काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से होता है? काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से होता है? काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से होता है? ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद या यजुर्वेद? तो भैया काशी का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? अथर्ववेद में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां हुई थी? कन्नौज, कालिंजर, बदायूं या इटावा में? तो भैया शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर के अंदर हुई थी। ठीक। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां पर हुई थी? कालिंजर के अंदर हुई थी। ऑप्शन बी कालिंजर यहां पर सही हो जाता है। ठीक। इसी के साथ आपके 100 क्वेश्चन यहां पर समाप्त होते हैं। ठीक। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री एकेडमी। और साथ ही साथ हमारे कुछ कोर्सेस हैं या फिर कहें आपके कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि पेड हैं। ठीक। कोर्सेज में आपको दिखाई दे रहा हूं। ठीक। एक तो आपका यही वाला है ब्रह्मास्त्र का पीडीएफ, ब्रह्मास्त्र सेट पेपर पीडीएफ कोर्स। ठीक है। इसके जो वीडियो सॉल्यूशन है आपको यूट्यूब पर कराते हैं, बाकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप व वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है क्या कर सकते हैं? परचेस कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर आपको 40 टॉपिक वाइज सेट और 20 फुल लेंथ सेट मिलने वाले हैं। प्राइस 249 रुपए है। एक आपका जो है इस तरह से सेट पेपर का आपको क्या मिल जाएगा? टाइम टेबल मिल जाएगा सारा का सारा कि किस दिन डे में कौन सा आपका सेट पेपर होगा। ठीक। आगे जो है आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली बेसिस पे आपको शाम की 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। तो लाइव बैच भी आप नीचे जो है वेबसाइट व आपका ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है आप विजिट कर सकते हैं। आगे आपकी टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है और आपका जो है कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल कोर्स भी शुरू हो चुका है, जिसमें आपको नोट्स मिलने वाले हैं, संपूर्ण पीडीएफ नोट्स यूपी जीके के, कंप्यूटर के और एग्रीकल्चर के। ठीक। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, गुड नाइट बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।